रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ गया भाई, बताओ जल्दी, लाइव ले बच्चे। यस सर। बेटा कुछ दिख नहीं रहा, अभी दौड़ता तेरे को तेरे पूछ रहा था वीडियो से। चलो भाई, तो आज का हमारा अध्याय शुरू होता है चैप्टर 5, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपके सिलेबस में से हट चुकी है। सिर्फ आपका जो है वो ये है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले हम चलते हैं 10वीं कक्षा पर। तो कहता है क्लास 10 में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, जिस चैप्टर का नाम था आपका चैप्टर 4। क्या नाम था, कोई बताएगा चैप्टर 4 का 10th क्लास के अंदर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो 10th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 4, जिसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड पढ़े थे। तो सबसे पहला मेथड जो था आपका क्या था, फैक्टराइजेशन। दूसरा था आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा आपका था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कहता है ये तीनों के तीनों जो हमारे फॉर्मूले यूज हुआ करते थे, वो किसके लिए यूज किए होते थे? फॉर एक्स के लिए। कहता है एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमारे ये फॉर्मूले यूज हुआ करते थे। तो यहां पर 10वीं से इस चैप्टर का क्या रिलेशन है, पहले तो बात करते हैं उसकी। कहता है जब आपने 10th क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ा था, जिसका नाम था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और आपको आपके टीचर बोलते थे कि ये एक ऐसा फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। फैक्टराइजेशन में क्या होता है, कभी अगर आपका सपोज करो ऐसा आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप फैक्टराइजेशन से ऐसा आंसर आ सकता है। तो इस सिचुएशन में हमारे लिए जो सबसे ज्यादा मददगार होता था, वो कौन सा फॉर्मूला मददगार होता था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मददगार होता था। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था क्या? कहता है जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करते थे, तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो सबसे पहला स्टेप होता था, वो क्या निकालने होता था? डी। डी रिप्रेजेंट व्हाट? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब आपने ये डी स्क्वायर माइनस 4ac पढ़ा था, तो उस कंडीशन में आपको जैसे ये फॉर्मूला आता था, आपको बोला जाता था कि भाई इसकी 3 कंडीशन हो सकती है। कौन कौन सी 3 कंडीशन? कहता है पहली कंडीशन आपकी ऐसी होगी कि डी की वैल्यू जो वो 0 से बड़ी होगी। और जब आपको बोला जाता था कि डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तो ऐसी कंडीशन में बोला जाता था कि आपके जो रूट आएंगे वो क्या थे? डिस्टिंक्ट रूट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अनइक्वल रूट्स। एक्स की वैल्यू कुछ और होगी, वाई की वैल्यू कुछ और। दूसरा कंडीशन आपके सामने ऐसे आता था, जब बी की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती थी, तो आपको बोला जाता कि एक्स के 2 आंसर आएंगे, लेकिन दोनों के दोनों कैसे आंसर होने वाले हैं? सेम आंसर होने वाले। ठीक है। लेकिन जैसी आपके सामने कहानी आ जाती थी कि डी की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, आपसे बोल देते थे कि छोड़ दे, ये तेरे सिलेबस में नहीं है। ऐसे बोला जाता था कि जब डी ग्रेटर देन 0 आएगा तो सॉल्व करना, डी इक्वल टू 0 आएगा तो सॉल्व करना, लेकिन डी लेस देन 0 आ जाएगा तो छोड़ देना, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। वो छोड़ क्यों दे? वो छोड़ इसलिए दे क्योंकि ये वाली कंडीशन हमें क्लास 11 में पढ़नी थी। तो इसलिए जो वहां से छोड़ा था, अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया? कैच कर लिया। तो इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे, और इस कहानी से हम ये सीखेंगे कि एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज क्या होने वाला है। तो यहां पर कहानी हमें छोड़ दी थी कि जहां पर डी लेस देन 0 हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा आंसर होता था, उसको हम बोलते थे नॉन रियल नंबर। क्या बोलते थे? नॉन रियल नंबर।
अभी नॉन रियल नंबर्स को हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसका बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। अब ये इमेजिनरी नंबर क्या होगा, अब इसकी कहानी समझते हैं। कहते हैं डी लेस देन जीरो। डी लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होने वाली है वो क्या होने वाली है? जीरो से छोटी होने वाली। यही होता है कि डी का फॉर्मूला क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से छोटी हो तो ऐसी सिचुएशन में हमारे सामने क्या चीज निकल के आती है? तो भाई एक बार बताओ, ये जीरो से छोटी का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव आंसर। कहता है जब भी हम ये काम करते थे उसके बाद दो चीज निकालते थे, एक अल्फा निकालते थे और एक बीटा निकालते थे। अल्फा निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते थे? माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, यही लगाते थे। बीटा लगाने के लिए क्या करते थे? माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, यही करते थे। ये कुछ और करते थे आयुषी? यही करते थे सर, याद नहीं आ रहा। हाँ तो कुछ ऐसा ऐसा नहीं याद आ रहा ना? ओके कोई नहीं, ऐसा करते थे। हाँ मन यही करते थे। तू ना बोल के दिखा बेटा, यही दोना चालू करूंगा तेरे, क्योंकि तेरे को तो मैंने पढ़ाया है। ठीक है, ऐसे सर यही ना। काम करते थे। बेटा तू ऑनलाइन है इसलिए ना कर लिए, यहाँ ऑफलाइन होते तेरी जबान भी नहीं चलती, इतना तो मुझे मालूम है। ठीक है, तो क्या है कि अब यहाँ पर ये रोल क्या है? कहता है डी अगर नेगेटिव हो जाएगा तो डी हमारा कुछ ऐसा लिखना पड़ता है। और फर्स्ट चैप्टर में चिल्ला चिल्ला के मैं थक गया था कि आपको क्या बता के थक गया था कि कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव टर्म, कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं होनी चाहिए। तो अगर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म हो गई तो, अब मैंने तो ये बोला कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आती है तो वो टर्म हमारी क्या कहलाती है? इमेजिनरी नंबर कहलाती है। तो इस वजह से हम क्या करते थे, 10th क्लास के अंदर इस टॉपिक को वहीं स्किप कर दिया था, ताकि हम 11th क्लास में इसको अच्छे से फ्रीली अच्छी तरह से पूरा एक चैप्टर इसी टॉपिक के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो अब ये है क्या चीज, बात करते हैं। कहता है इमेजिनरी नंबर। कहता है इमेजिनरी नंबर उस नंबर को बोला जाता है कि जब रूट के अंदर क्या आ जाए, जब रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो इसका सॉल्यूशन होता है, मतलब जो इसका आउटपुट होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? इमेजिनरी नंबर। क्या कहलाता है? इमेजिनरी नंबर। तो ये जो हमारा इमेजिनरी नंबर है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? कहता है कि जब भी हम इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं तो हमारा जो इमेजिनरी नंबर होता है वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, उसको बात करते हैं। कहता है अगर मैं बात करूं माइनस रूट के अंदर माइनस डी की, किसकी बात करूं? रूट के अंदर माइनस डी की, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? -1 इंटू डी, यस और नो? अब यहां पर हमारी कुछ वैल्यूज होती है, ये हमें वैल्यूज याद रखनी है। वैल्यूज क्या है? कहते पहली वैल्यू होती है रूट के अंदर अगर नेगेटिव टर्म -1 देखने को मिल जाए, क्या रूट के अंदर -1 देखने को मिल जाए तो ये हमारा आयोटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आयोटा के बराबर। किसके बराबर होता है? आयोटा के बराबर। तो कहता है तो जब भी हमें रूट के अंदर क्या देखने को मिले, रूट के अंदर -1 देखने को मिले, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आयोटा। अब अगर मैं इधर दोनों की स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं? दोनों की स्क्वायर कर दूं। स्क्वायर करने से मेरे को फायदा क्या मिलेगा भाई? -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। तो कहता है कि अगर हमें आयोटा की वैल्यू पता करनी, तो आयोटा की वैल्यू क्या है? रूट के अंदर -1। लेकिन अगर मेरे को आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है तो मेरे को क्या बोलेंगे? आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 के बराबर। अब ये सेम नंबर है, इसी सेम नंबर का अगर मैं यहाँ पे क्यूब कर दूं तो क्यूब करने से मेरे को क्या मिलेगा भाई? -1 रूट -1 का क्यूब और यहां पर आयोटा का क्यूब। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? हाँ या ना? लिख सकते हैं। अभी अभी मैंने इसको देखा कि ये किसके बराबर आया? ये किसके बराबर आया? आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आया। -1 के बराबर पक्का। और ये रूट आया और -1 किसके बराबर है? आयोटा के बराबर। तो ये -1 के बराबर है और ये आयोटा के बराबर है। तो यहां पर जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया? माइनस आयोटा। तो जब मेरे को आयोटा क्यूब देखने को मिलेगा तो मैं उसकी जगह क्या लिख दूंगा?
क्या लिखूंगा, माइनस आयोटा। ठीक है, अब यही सेम चीज कहता है, अगर यहाँ पे मैं पावर 4 लगा दूं तो क्या लगा दूं, पावर 4। तो आयोटा की पावर 4, सॉरी रूट ओवर -1 की पावर 4 और आयोटा की पावर 4। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आया ना, स्क्वायर इंटू स्क्वायर, कितना पावर ऐड हो जाती है अगर बेस सेम होता है तो 2 4 हो जाएगा वापिस। ये किसके बराबर था, ये किसके बराबर था, आयोटा के बराबर, या फिर अगर बात करूं -1 के बराबर तो -1 लिख दिया। ये किसके बराबर था, -1 के बराबर, तो -1 इंटू -1 इज व्हाट, 1। तो मैं बोल सकता हूं कि आयोटा की पावर 4 किसके बराबर होता है। तो हम जो कभी भी इमेजिनरी नंबर की प्रेजेंटेशन करते हैं, तो इमेजिनरी नंबर की प्रेजेंटेशन ऐसे ना करके कैसे करेंगे इसकी, ये मैंने आपको बताया कैसे लिख सकते हैं। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, रूट आयोटा का, सॉरी रूट -1 इंटू रूट डी, यस और नो। और इस चीज को अभी अभी मैंने बताया कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आयोटा लिख सकता हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रूट डी आयोटा। तो इट इज माई रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर, इट इज माई रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर। सो आपको नोट कहां से करना है, जिन्होंने अभी तो एक बार भी नहीं किया इसको, तो वो नोट करेंगे। हो गया, ये चीज आपको मालूम है नॉर्मली, ये चीज आपको मालूम है नॉर्मली। यहां से चालू करो। किताब का मेरी लाउंज वाली, हो गया। छोड़ दिया, टूटा हुआ है। हो गया भाई। तो हम बात करते हैं आगे, आवाज आ रही है भाई, Yes, sir. पांडे, ओके, एक मिनट रुको।
ओके, तो अब हम बात करते हैं। कहता है ये तो हमने पढ़ा कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। क्या कनेक्ट हो रहा है? इसका चार्जर लगाना लैपटॉप का, वो चार्जर हटा दो। लैपटॉप का चार्जर नीचे गिरा दो। ओके, तो चलो अब चलते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसको जानते हैं। तो आकाश, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर? आकाश 4-5 है यहाँ पे। अबे राहुल, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? सूरज, करवाया पहले चैप्टर बेटा मैंने, ना मेरे को याद है, उसी कोने में तू बैठा था, उसी कोने में करवाया था मैंने चैप्टर। इसको मैंने वही इसी कोने में बैठा के कराया था। तुम्हें मैंने ऑनलाइन कराया था, लेकिन वो ऑफलाइन आ गया था। पांडे, क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर? सर जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हो, जहाँ पे जो a और b जो होंगे वो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, और सर जो a पार्ट होगा, सर जो a होगा वो सर रियल पार्ट होगा, और सर जो आयोटा के साथ जो पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हम ये सिंपल से वर्ड में बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन किसका? कहता है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। कहता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे आपने रियल नंबर की जब बात करी थी 10th क्लास में, तो आपसे बोला गया था कि जो रियल नंबर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है रैशनल का और इरेशनल का। तो इसी तरह से जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो भी क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है किसका? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब यह कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? ये प्लस में भी हो सकता है कॉम्बिनेशन, माइनस में भी हो सकता है, प्रोडक्ट में भी हो सकता है और डिवाइड में भी हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे भी फॉर्म में हो सकता है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो नोटेशन होती है वो कैसी होती है? कहता है जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसे हमें जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का जो तरीका होता है वो होता है ए प्लस आयोटा बी, वेयर ए इज अ रियल पार्ट और आयोटा बी इज अ इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो जो ए होता है वो हमारा रियल पार्ट होता है, रियल नंबर होता है, और जो आयोटा बी जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। क्योंकि इसके साथ क्या लगता है? आयोटा लगता है। और आयोटा कब होता है? जब रूट से बाहर -1 को लेके आते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी होल रिप्रेजेंटेशन होती है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें क्या करना है? कहता है हमें इस चैप्टर के अंदर यही सारी चीजें पढ़नी है
कि किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को के साथ ट्रीट करेंगे, जैसे हमने रैशनल नंबर के साथ ट्रीट किया था। चैप्टर 1 याद करो, रैशनल नंबर के साथ आपने ट्रीट किया हुआ है 9th क्लास के अंदर भी और 10th क्लास के अंदर भी। रैशनलाइजेशन भी सीखी हुई है 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी। तो उन्हीं का ही कॉम्बिनेशन कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। जिस तरह से काम वहां पर करते थे उसी तरह से काम कुछ यहाँ पर भी होता है, बस यहाँ पर आयोटा हो जाता है तो इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होता है। तो अब अगला कंसेप्ट जो है हमारा वो ये देखने वाले हैं कि जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की सिचुएशन दे रखी हो तो सिचुएशन में कॉम्बिनेशन के साथ वर्क कैसे किया जाता है। अभी कॉम्बिनेशन के साथ का मतलब है कि प्लस कैसे करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है भाई, तो फटाफट क्या चीज इस चैप्टर के बाद स्टैंडर्ड नोटेशन। हो गया भाई, चले आगे। तो यहां पर हाउ टू वर्क विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सपोज आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं और आपको बोला जाता है उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है। तो पहली कंडीशन में हम जो बात कर रहे हैं वो ऐड और सब्सट्रैक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। कहता है किस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे या दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो उसके लिए कहता है सपोज करो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है जो कुछ ऐसे दे रखा है 2 प्लस आयोटा 4, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कुछ इस तरह से दे रखा है 3 प्लस 7 आयोटा, और आपको बोला जाता है कि आपको क्या करना है, ऐड करना। तो भाई ध्यान रखना, ऐड का मतलब होता है आयोटा वाली टर्म से ऐड होगी और रियल टर्म रियल टर्म से, मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट से क्या करना है, ऐड, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो आंसर क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 इज व्हाट 5 प्लस 11 आयोटा। और जब माइनस का केस आएगा तो माइनस के केस में भी सेम यही काम कर देना। ठीक है, इसीलिए तो मैंने सभी तो बताया कि काम ऐसे होता है, मेरे को पता था आप ऐसे बोलोगे। बेटा ये जो नंबर है, अब सपोज कर तेरे पास अगर लिखा है 2√3 प्लस 4√3, आंसर पता क्या आएगा। इसलिए मैंने सबसे पहले बोला कि 9th और 10th क्लास में आपने रैशनल नंबर्स के साथ वर्क किया हुआ है, वही सेम काम हमें यहाँ पे करना। क्या आंसर आएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 इज व्हाट 9। अब क्या आएगा, तो 5√3 6√3। आई क्या आएगा 6√3। सूरज क्या आएगा, 6√3 आएगा सर, सॉरी। 6√3। सूरज अभी बेटा आपसे पूछूंगा जब आप बताना, बीच में बोला करेंगे। क्या बोला इसने, सेम आंसर, कौन सा सेम आंसर बेटा, दो आंसर है यहाँ पे। 6√3 तो तेज बोल बेटा, मेरे यहाँ तक सुनाई नहीं दे रहा। क्या आएगा भाई 6√3, होता है 9 वाला है बेटा। प्लस और माइनस के केस के अंदर ये वाली जो टर्म होती है इसको हम एज अ वेरिएबल ट्रीट करते हैं, और इनके आगे जो टर्म होती है उन्हीं को ही ऐड और माइनस करते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। लेकिन अगर मल्टीप्लाई का केस हो जाता, इसका मल्टीप्लाई का केस हो जाता तो ये वाला नंबर इस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता और ये वाला नंबर इस वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कब, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात होती है। लेकिन प्लस और माइनस में ये प्लस नहीं होते हैं, इनके आगे जो नंबर है वो प्लस होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं 2x प्लस 4x प्लस 5x कितना होगा, तो क्या आप ऐसे बोलोगे 9 इंटू 2x, ये बोलोगे, क्या बोलोगे 9x। क्यों बोला 9x, क्योंकि ये वेरिएबल की फॉर्म में रखा आपने इसको, और वेरिएबल ऐड नहीं होते, वेरिएबल के आगे जो नंबर होता है वो ऐड। तो सिमिलरली वही सेम केस यहाँ पर है। ठीक है, पहले पढ़ा, तो ये बाड़ों वाली गलती दोबारा करेगा तो बेटा यहीं से घूसा दूंगा।
तो भाई सबको समझ में आ गया कि नॉर्मल ऐड और सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब बात करते हैं, कहता है जब मल्टीप्लाई का केस आता है, जब सपोज इन्हीं दोनों नंबरों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई के केस के अंदर क्या हो जाएगा, z1 इंटू z2 इज व्हाट, कहता है 2 प्लस आयोटा 4 और 3 प्लस आयोटा 7। कहता है हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई के लिए जैसे नॉर्मल हम काम करते हैं वही काम करेंगे। इस नंबर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई और इस नंबर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई। क्या आंसर आएगा बोलो जल्दी आयुषी। 6 प्लस 14 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 28 आयोटा। बेटा अभी यहाँ पर मैंने आपको बोला कि जब मल्टीप्लाई का केस होता है तो ये भी इससे मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, जब मल्टीप्लाई का केस आएगा तो आयोटा के साथ भी रिलेट करेंगे, रूट रूट के साथ रिलेट करता है। अब इसके बाद हमें क्या चेक करना होता है, कि हमारा जो आंसर होना चाहिए, कहता है नोट, एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, नोट में क्या ध्यान रखना है, कहता है आंसर मस्ट बी इन कॉम्प्लेक्स नंबर नोटेशन। जो आंसर होगा वो हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी बताई थी मैंने, ए प्लस आयोटा बी। तो जैसे आपने क्या किया, जैसे आप यहाँ पे इस से कर दो और बोलोगे सर यही मेरा आंसर है, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रही है। यहाँ पर क्या होगा, ये 6 हो गया, 14 और प्लस 12 इज व्हाट 26 आयोटा प्लस 28 आयोटा स्क्वायर, है ना। अभी अमन 28 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे और कहाँ पे, यही आंसर हो जाएगा हमारा। अब आगे सॉल्व हो नहीं सकता, है ना आयुषी, आशी, यही आंसर हो जाएगा बेटा आयुषी। सर स्प्लिटिंग टर्म से इसको स्प्लिटिंग टर्म होगी, अच्छा फैक्टराइज होगा बेटा, -28 को, -28 कहां से आ गया, आयोटा को, हाँ जी, ये काम करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग नहीं होगी यहाँ पर। बेटा मैंने सबसे पहले आपको 4 वैल्यू क्यों बताई, कहता सबसे पहले मैंने आपको 4 वैल्यू इसलिए बताई क्योंकि इन्हीं वैल्यू को हमें यूज करना है, इन्हीं वैल्यू को यूज करना है। कहता है ये वैल्यू आपको जहां पर भी देखने को मिल जाए, कहता अगर आपको क्या देखने को मिल जाए, आयोटा स्क्वायर देखने को मिल जाए, तो आप बंद करके क्या लिख दोगे, आयोटा क्यूब देखने को मिल जाए क्या लिख दोगे, कहता आयोटा 4 दिख जाए तो क्या लिख दोगे, बस ये काम करना है। ठीक है भाई, तो ये चीज मैंने बेफालतू में नहीं लिखवाई, ये इसलिए लिखवाई है। तो अब आपको पता चल गया होगा, आशी के इधर फैक्टराइज नहीं करेंगे, तो तौफीक जी पता चल गया होगा आपको। तो अब क्या होगा, 6 प्लस 26 आयोटा माइनस 28, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस माइनस माइनस। अब उसके बाद आंसर बताओ क्या आएगा, -22। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं है, नहीं है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कहता हमेशा पहले रियल पार्ट ही लिखना है आपको और दूसरा इमेजिनरी पार्ट लिखना है। तो इस तरह से होता है मल्टीप्लाई। सो जिसको नहीं मालूम वो नोट कर लो फटाफट जल्दी। फिर हम चलेंगे डिवीजन के केस के अंदर। उला ला 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 ले, उला ला 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 ले। अब डिवीजन वाले में क्या होता है, बच्चों को ज्यादा परेशानी होती है, मल्टीप्लाई में थोड़ी बहुत थी,
वहां पर आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, जहाँ आयोटा स्क्वायर आएगा वहां उसकी वैल्यू पुट कर देना, क्यूब आया तो उसकी वैल्यू पुट कर देना, पावर 4 आया तो उसकी वैल्यू पुट कर देना, और आंसर हमेशा आयोटा की फॉर्म में छोड़ना है, आयोटा स्क्वायर या आयोटा क्यूब की फॉर्म में नहीं छोड़ना। हो गया नोट सभी का? अब हम चलेंगे डिवीजन के केस के अंदर। हो गया? डिवीजन कहता है फोर्थ थर्ड वर्क कहता है डिवीजन। डिवीजन के केस के अंदर क्या होगा कि Z1 अपॉन Z2 दिया होगा। Z1 यहाँ पर हम क्या लेके चल रहे थे भाई, 2 प्लस आयोटा 4, तो 2 प्लस आयोटा 4 को 1 प्लस 2 आयोटा लिख रहा हूँ मैं, और दूसरा क्या था 3 प्लस 7 आयोटा, 3 प्लस 7 आयोटा। तो भाई आपको क्या करना है, कहता है जब भी डिवीजन का केस आए, और डिवीजन आपको भूल जाना है कि डिवीजन क्या होता है, जब भी आपको फ्रैक्शन में कोई भी आयोटा वाली टर्म दे रखी हो और डिनोमिनेटर में आपको क्या देखने को मिल जाए, आयोटा, क्या देखने को मिल जाए, आयोटा। तो बचपन में जब आपको फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के अंदर रूट देखने को मिलता था तो क्या करते थे, सेम काम यहाँ पे करना है। रूट यहाँ पर आयोटा एक्चुअल में क्या है, आयोटा एक्चुअल में रूट वाली टर्म ही तो है। तो जब भी आपको डिनोमिनेटर में क्या देखने को मिले, आयोटा वाले टर्म देखने को मिले, तो रैशनलाइजेशन में क्या करते थे, जो डिनोमिनेटर में होता था उसका साइन अपोजिट कर देते थे और उसको एक बार ऊपर और एक बार नीचे मल्टीप्लाई कर देते। तो वही सेम काम हमें यहाँ पे करना है। तो क्या करेंगे, 3 माइनस 7 आयोटा अपॉन 3 माइनस 7 आयोटा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, कहता है 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 7 आयोटा। ये तो अभी मैंने बताया कि कैसे करना है मल्टीप्लाई। कहता कहानी यहाँ होती तो कहना 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है? तो यहाँ पर बच्चे नीचे गलती करते हैं। नीचे गलती क्या करते हैं अब देखना। कहता है मैं हमेशा इसका आंसर डायरेक्ट लिखता हूं, लेकिन कहता है कि जब भी आपको ए स्क्वायर प्लस प्लस आयोटा बी स्क्वायर देखने को मिल जाए, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चाहे आपका आंसर, सॉरी, हाँ ठीक है, नहीं माइनस में आएगा। और कभी भी आपको ये देखने को मिल जाए तो ये प्लस में हो जाएगा। अब बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसा क्यों, तो भाई टॉपिक बताओ सर ऐसा क्यों, बता ऐसा क्यों हुआ, इधर प्लस था तो इधर माइनस हो गया, इधर माइनस था तो इधर प्लस हो गया। आयोटा था, क्या कह रहा था वो, चैन से नहीं जीने दूंगा तेरे को, ऐसा कुछ। हाँ भाई, साइन चेंज क्यों हो गया यहाँ पर, हाँ, क्योंकि जब हम इसका ओपन करेंगे कहता है अगर ए बी का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। तो ये इधर बी का स्क्वायर होगा आयोटा का स्क्वायर होगा, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो इसलिए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। एक टू सी कहानी है भाई, और कुछ नहीं करना। तो ऊपर वाले खुद करना, नीचे वाले खुद करना, तो मतलब आपको समझ में आ गया तो करना क्या है, तो ये dy/s। तो इसी के साथ हमारा पहला कंसेप्ट यहीं पर भी ओवर होता है, क्योंकि इसमें था हमारा बेसिक फंडा। तो बेसिक फंडा अब हमारा क्रैक हो चुका है इजीली, तो इसी के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हम सीधा सीधा आगे बढ़ने वाले हैं। तो आओ पहली एक्सरसाइज देखते हैं। पाओ बच्चों, नींद आ रही है? नींद तो एक ही बच्चे को आती होगी, तुम यहाँ बैठता है जहाँ पे मेरी नजर भी ना जाए उसके पास, पता भी नहीं चलता है सो रहा है जग रहा है। हाँ भाई, सो रहा है जग रहा है, नोट करना है, देख लो करना है तो पक्का। आगे ऑनलाइन वाले बार को नोट करना है तुझे कुछ, सर हो गया। हो गया सबका? चलो आगे बढ़ते हैं। सभी अपनी पुस्तकें ओपन कर लो। एक्सरसाइज 5.1 निकाल लीजिए,
सभी को करना है ये, चाहे रिवीजन हो रही हो उसकी, चाहे फर्स्ट टाइम हो रहा हो जिसका, सभी को करना है। हाँ बना दे। तो पहला क्वेश्चन तो आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, फटाफट सॉल्व करो और आंसर बताओ। सर 3 आएगा आंसर। 3 आ रहा है सबका? 3 है या -3 है? 3 है पक्का? ओके। अब देखो, कहता है जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, कहता है अगर आपको आयोटा की पावर मोर देन 4 देखने को मिल जाए, गौर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आयोटा की पावर मोर देन 4 देखने को मिल जाए तो आपको क्या काम करना है, जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करो। क्या बोला मैंने? जो भी पावर है उसको क्या कर देना है, 4 से डिवाइड। जैसे यहाँ पर मैं 19 वाले को लेके चल रहा हूँ, अगर मैं 19 को 4 से डिवाइड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? यस और नो? पक्का? लॉक कर दिया जाए? तो क्या मैं आयोटा की पावर 19 को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ? अच्छा ये क्या होता है, ये एक्चुअल में क्या रिलेशन होता है इनके बीच में, कैसा रिलेशन होता है? कहता है 19 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 3। यस और नो? तो क्या 19 की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 प्लस 3? आया ना? लॉक कर दिया जाए? तो क्या मैं 19 की जगह लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 सर इंटू सर 4? वो सर वो -19 नहीं है सर, सिर्फ 19 है। अरे वो आयोटा है बेटा, माइनस नहीं है, ये आयोटा है। ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती के बाद जो है ज्वाला सी उड़ती उड़ती है ना, ये बीच में वाले तक गायब हो गया, वो हो गई। तो देखो, तो मैंने क्या किया, ये 4 इंटू 4 प्लस 3 है, तो 4 इंटू 4 प्लस 3। अब ये प्लस 3 लगाने के लिए ऐसे कर सकते हैं। बचपन में हमें एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था, टी की पावर m प्लस टी की पावर n इज इक्वल टू टी की पावर m प्लस n। और ये ना पक्का लॉक कर दिया जाए? यस सर। तो देखो, ये ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये आपको कंसेप्ट हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में करना है, क्योंकि ये आपका ये 1 मार्कर क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। 99% चांस है इस तरह का आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा ही आएगा, और उसमें ये ट्रिक लगाकर आपको डायरेक्ट आंसर पूछा जाएगा कि बताओ इसका आंसर क्या है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी पावर हो, आयोटा की पावर 4 यहां रख देना, आयोटा की पावर 4 यहां रख देना। उसके बाद जो भी मल्टीप्लाई में जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी क्वेश्चन मतलब आयोटा की पावर 4 यहां रखी, रखने के बाद जो भी आपका क्वेश्चन आया वो यहां रखा, और जो भी आपका रिमाइंडर आया उसको यहां रख देना। ये सीक्वेंस याद रहेगा, क्योंकि जब मैं इसको वापस सॉल्व करूंगा तो वापस मुझे यही मिलेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ आयोटा की पावर 4 क्यों बनाई? मैंने आयोटा की पावर 4 किसके बराबर बताई थी? 1 के बराबर है। 1 की पावर एनीथिंग इज व्हाट? 1। तो 1 की पावर इज एनीथिंग 1। तो मतलब मेरा यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है? 1 इंटू आयोटा क्यूब। और आयोटा क्यूब मैंने किसके बराबर बताया था रे? आयोटा क्यूब मैंने बताया था माइनस आयोटा, -1 नहीं, माइनस आयोटा। तो इसका आंसर क्या आ गया? आयोटा की पावर 19 का माइनस आयोटा। तो मतलब मेन टारगेट क्या हमारा, कितना मेन टारगेट है
आयोटा की पावर कुछ भी हो जाए, हमें 1 से 4 के बीच में इसकी पावर लेके आनी वापस। इसको बोलते हैं रीमोडिफिकेशन। और रीमोडिफिकेशन के लिए ये करना है, आयोटा की पावर m वेयर m इज ग्रेटर देन 4। आयोटा की पावर m हो और m ग्रेटर देन 4 हो तो रीमोडिफिकेशन के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि आयोटा की पावर 4 यहाँ रखना, 4 से डिवाइड करके जो क्वेश्चन आएगा उसको यहाँ पुट कर देना और जो रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ पुट कर देना। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला याद रख लो, ये फॉर्मूला आपको जिंदगी भर काम में आएगा। अब इसके बाद कहता पूरी कहानी क्या थी, कहता पूरी कहानी थी आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। तो 9 को मैं कैसे कर सकता हूँ, कहता 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 4 इंटू 2 प्लस आयोटा, 4 दूनी 8 प्लस 1 9 प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब, यही होगा। कहता आयोटा एज इट इज, और यहां पर सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या है, माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा इज आंसर 0। अब वो कहता है इसको लिखने का तरीका क्या है, कि आपको ये बोला जाएगा कि जो आंसर है वो क्या करना है, गौर से देखना। यहां पर क्वेश्चन में एक चीज बोली गई है, क्या बोली गई है, पढ़ना एक बार। क्या आंसर को किस फॉर्म में छोड़ना है, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में छोड़ना है। किसकी फॉर्म में छोड़ना है, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में छोड़ना है। लेकिन आंसर तो हमारा 0 आ गया, तो ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कैसे रखें भाई, z इज इक्वल टू, क्या करेंगे, z, मजे मतलब, चल यहाँ लिखेंगे z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0, क्योंकि 0 से जो टकराएगा 0 0 हो जाएगा। तो इसके भी आप पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 खुद आप कर लोगे, तो जिसको नोट करना पहले वो नोट कर ले यहाँ पे। हो गया। अब जो मैं आपको चीजें दे रहा हूँ वो असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा मैं, सारी बेसिक बेसिक चीजें बता दी। फर्स्ट एक्सरसाइज आप बहुत इजीली कर पाओगे, इसलिए सारा का सारा काम सभी को रिपीट करना है, सभी को रिपीट करना है। आगे ऑनलाइन वाले बच्चे सुनाई दे रहा है, सभी यस को सर। रिपीट करना है और रिपीट करने के बाद अपलोड करना असाइनमेंट के अंदर आपको, क्योंकि वहां पर आपको असाइनमेंट मिलेगा। उस असाइनमेंट में क्वेश्चन होंगे आपके सारे 1 1 मार्कर से रिलेटेड ऑलमोस्ट, प्लस एक्सरसाइज आपकी ये वाली है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम देख लेते हैं। कहता है प्रॉब्लम जो आपको आने वाली है वो यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के नाम से एक चीज दे रखी है। क्या दे रखी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के नाम से एक चीज दे रखी है। तो नए वाले बालकों को नहीं मालूम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो एक बार मैं बता देता हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। कहता है व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, z की पावर -1। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z की पावर -1। अच्छा, आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर किसी भी चीज की पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, अपॉन में करते हैं। जो वहां लिखा वो पूछ रहा हूं मैं। किसी भी चीज की पावर नेगेटिव होती है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, ये बताएगा पहले कौन है।
बेटा नीचे से मत पकड़, फूट जाएगी। हाँ अब आंसर बता, चाय दी इसका मतलब भी नहीं छोड़ दूंगा। हाँ सपोज मैंने तेरे को दे दिया 10 की पावर -1, इसको पॉजिटिव करना, क्या करेगा? 1/10 पक्का लॉक कर दिया जाए। तीन तीन चांस दे रहा, 3 चांसेस से आंसर बता फटाफट जल्दी। एक चांस हो गया। पता नहीं, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस लैक होना। सही आंसर था बेटा। ये एक चीज आप गलती पता कहाँ करते हैं एग्जाम में? आप सही लिख देते, फिर दूसरा वाला कहता भाई मेरा तो ये वाला यार, फिर कहता भाई मेरा भी नहीं है, दूसरा कौन सा है भाई, अब तो पता नहीं चल रहा है। मैं सही है। ए की पावर -m जब भी होता है तो इसको हम क्या करते हैं? 1/a की पावर m। ये 9th क्लास में नहीं, 7th क्लास के अंदर पढ़ते हुए ये चीज। तो यहाँ पर z की पावर -m 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 1/z। तो बस यही कहानी है। तो जो भी आपको नंबर दे रखा उसको क्या कर दोगे? फ्रैक्शन में लेके जाओगे। और फ्रैक्शन वाले केस में मैंने आपको क्या बताया क्या करना है? रैशनलाइज। बस काम खत्म। तो इसी के साथ आपको ये एक्सरसाइज कर लेनी है, प्लस मैं आपको कुछ होमवर्क सेंड करूंगा असाइनमेंट में, वो भी असाइनमेंट पे आपको कवर कर लेना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चलेंगे कुछ अच्छी बढ़िया बढ़िया चीजों की तरफ। हाँ जी आज ही करूंगा 9:30 बजे करीब तक। पिछला पिछला क्या नहीं किया? हाँ तो मैं एक बार में सबको सेंड करता, पिछले वाले मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे क्लास में कराना था वो, इसलिए नहीं किया था। ये आपको ही करना है, ठीक है भाई। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सभी को एक नोटिफिकेशन तो मिल गया होगा आपकी मैथ्स की क्लास का, संडे वाला। आपकी जो भी संडे की क्लास होगी वो यूट्यूब लाइव होगी, घर पे बैठ के करनी है आपको, ठीक है? क्या बोला मैंने? घर पे बैठ के यूट्यूब पे लाइव दूंगा मैं, आऊंगा हर संडे को। टाइमिंग मैंने मेंशन किया हुआ है, चैट में मैंने सेंड किया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा मैं। फिर भी कोई भी ज्वाइन हो सकता है, जिस मर्जी को ज्वाइन कराओ। संडे की क्लास मतलब मेरी तरफ से सभी के लिए फ्री है, ये ऐसा। और उस संडे की क्लास में मैं ऑलमोस्ट जो मेरा टारगेट रहने वाला है वो 40 नंबर पे रहने वाला है। 40 नंबर मतलब जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड मेरी एक वो संडे वाली क्लास रहेगी हमेशा दिसंबर तक। तो आपके फ्रेंड्स को भी आप बोल सकते हो कि हर संडे को मेरे सर लाइव आते हैं, तो बैठने में 1 घंटे में क्या दिक्कत हो रही है? बस ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सब्सक्रिप्शन करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। लाइव आऊंगा आपके लिए, मेहनत करूंगा, टेंशन मत लो। तो इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही, बाड़ों को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। So till then, गुड इवनिंग सर। goodbye guys. Good evening.